जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, जो कि आपका कोर्स टाइटल है लोक प्रशासन के सिद्धांत का फर्स्ट महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। हमने बताया है कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर का आपको 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस दी जाएंगी, जिससे हर एक वीडियो में लगभग 50-50 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। बहुत ही ध्यान से बस आपको सुनना है। उसके बाद टेलीग्राम पर ये जो नोट्स है आपको पूरा प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छे से वहाँ से रिवीजन करिए और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में कोई भी डाउट पूरा लेक्चर देखने के बाद किसी क्वेश्चन में रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए वह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन सभी जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं सबका नोट्स PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको भेज दिया जाता है। आपके जब भी एग्जाम हो जाएँ टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अवश्य अपना जो भी पेपर हो उसको PDF बनाकर भेज दें, जिससे उसका सोल्यूशन कराया जा सके। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वह वीडियो जो है प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। लोक प्रशासन का संबंध शासन की उन विभिन्न क्रियाओं से है जो कानून को लागू करने और सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संपादित की जाती है। वस्तुतः लोक प्रशासन सरकार के प्रशासकीय कार्यों से संबंधित होती है। किन कैसे कार्यों से? प्रशासकीय कार्यों से संबंधित होती है। इसका मुख्य कार्य जो है सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक विधि नियमों का निर्माण करना तथा व्यवहारिक रूप से प्रदान करना होता है। लोक प्रशासन एक प्रकार से समझिए लोगों का प्रशासन होता है, जनता का प्रशासन। इसमें जो भी लोग होते हैं वह क्या करते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सार्वजनिक हित अर्थात जनता के हित के लिए जो भी आवश्यक विधि नियम योजनाएं हों उसको बनाएं और व्यवहारिक रूप में उसे लोगों को प्रदान करें, जिससे जनता का हित हो सके और जनता को लाभ पहुंच सके। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन जो है प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सरकार से है, और इस प्रकार मौलिक रूप से उसका संबंध किससे होता है? कार्यपालिका से होता है। ऐसा कौन कहता है? लूथर गुलिक महोदय। लोक प्रशासन के उद्देश्य की बात करें तो लोक प्रशासन का उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करना होता है। किसका? सरकारी कार्यों का निर्देशन करना और उनको नियंत्रण और संचालन करना इनका उद्देश्य होता है, इनका कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधारा प्रचलित है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्यतः निम्न 3 प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? पहला पोस्ट कार्ब, हर एक चीज़ आपको बताया गया है। आपको अगर क्लासेस देखनी है चैप्टर वाइज तो वह भी आपको दी गई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइए चेक करिए। हर सबसे पहले आपको सिलेबस मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें पोस्ट कार्ब का मतलब आपको समझाया गया है। POSDCORB, जिसमें से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आपका हो जाता है, और फिर D से डायरेक्टिंग हो जाता है, CO से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, R से जो है बजटिंग, आप B से हो जाएगा, R से रेगुलेटिंग एक प्रकार से हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से समझाया गया है, विभिन्न विषय क्षेत्रों को भी बताया गया है। अगला कौन सा है? पाठ्य विषय संबंधित विचारधारा। तीसरा है समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में ये 4 जो विचारधाराएं जो हैं बताई गई हैं। अगला हम देखेंगे पोस्ट कार्ब क्या है, जो कि आपको अभी हमने बताया। पोस्ट कार्ब एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ P से देखिए प्लानिंग अर्थात योजना बनाना, O से ऑर्गेनाइजिंग आयोजन करना, S से कार्यकारी समूह बनाना अर्थात स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग निर्देशन करना, CO से कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, R से होता है विवरण देना अर्थात एक प्रकार से R का फुल फॉर्म जो है आपको बताया गया है। B फॉर बजट बनाना होता है। R फॉर क्या होता है? रेगुलेटिंग होता है। जो
पहली बार प्रशासनिक प्रबंध पर एक पेपर प्रतिपादित किया जाता है जिसे लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक द्वारा ब्राउलो समिति के लिए लिखा गया था। अगला हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है लोक प्रशासन की कैसी प्रकृति है। लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है। इसका सैद्धांतिक पहलू इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान करता है तथा व्यवहारिक पहलू इसे कला का स्वरूप प्रदान करना है। अतः लोक प्रशासन एक विज्ञान और कला दोनों हैं। अर्थात कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसे कला मानते हैं, जैसे कि यह कहते हैं कि लोक प्रशासन अर्थात प्रशासन को चलाने का जो भी एक ढंग होता है वह भी एक कला है, यह सबके अंतर्गत नहीं होता है। जिस प्रकार से देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास जो कला है, एक प्रकार से प्रशासन को वह कैसे एकजुट करके चला रहे हैं, तो इन आधारों पर, इन मान्यताओं पे कुछ विद्वानों ने इसे कला माना है, कुछ सैद्धांतिक पक्षों को लेकर उन्होंने विज्ञान इसे माना हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक प्रशासन के दो महत्व बताइए। लोक प्रशासन संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। लोक प्रशासन का संबंध देशों की संस्कृति, विशेषकर राजनीतिक संस्कृति के साथ होता है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के इतिहास अर्थात विकास का जो इतिहास है उसके प्रमुख चरण का उल्लेख कीजिए। एक प्रकार से 5 चरण हैं जिसमें लोक प्रशासन का विकास हुआ है। जैसे कि पहला चरण जो है 1887 से 1926 तक चला, दूसरा 1927 से 37, तीसरा 38 से 47, चौथा 48 से 70 और पांचवा 1971 से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म कहाँ और कब हुआ था। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म जो है 1887 में अमेरिका में हुआ था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के तत्कालीन प्राध्यापक जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने जो है इस शास्त्र का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन का जो है लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन के विकास में प्रथम चरण की विशेषता बताइए। तो इसमें सबसे पहला जो चरण है उसकी विशेषता है कि इसमें लोक प्रशासन का उदय हुआ था। दूसरा, राजनीति एवं प्रशासन के अलगाव में विश्वास यह रखती थी, प्रथम चरण जब शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 11वां है, लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की कौन सी प्रमुख विशेषता रही। द्वितीय चरण की प्रमुख विशेषता यही रही कि अब इस बात पर बल दिया गया कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं, इससे इस विषय का सैद्धांतिक स्वरूप उभरा और यह स्थिति किसी भी विषय को समृद्ध करने के लिए क्या होता है, आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण की क्या विशेषताएं हैं। लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण की विशेषता यह थी कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना, जिससे इस विषय के विकास की नई संभावनाएं उजागर हुई। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, जब उसका आलोचना अधिक से अधिक होने लगे, अर्थात कुछ कार्य कर रहा है और उन आलोचनाओं से जब वह सीख कर अपने आप को विकसित करता है, तब वह ज़्यादा एक प्रकार से डेवलपमेंट कर पाता है, अपने आप को सुधार कर पाता है। तो उसी प्रकार जब लोक प्रशासन के तृतीय चरण में ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी और उसमें कमियों को लोगों ने बताने लगा, तो कमियों को सुधार करके उसमें तेज़ी से विकास होने लगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो लोक प्रशासन आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं और चुनौतियों का दौर था। इस चरण में लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई वह था प्रशासनिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध जो है वह समस्याओं के हल का मानवीय दृष्टिकोण है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्लेषण, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं। प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य की बात करें वैज्ञानिक प्रबंध की, तो इसमें पहला है अत्यंत पारस्परिक समृद्धि लाना, कार्यकुशलता में वृद्धि लाना, मानसिक क्रांति उत्पन्न करना, प्रबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। ये सभी जो है वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के हम विशेषताओं की बात करें तो वह है नियोजित व्यवस्था, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, मानवीय दृष्टिकोण, साधनों का अधिकतम उपयोग, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत होता है और यह वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है।
यह संगठन का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसे संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण अथवा यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का क्या अर्थ है? शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ है कि एक औपचारिक ढांचा जिसकी रचना विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों के आधार पर की जाती है। बहुत ही ध्यान से बस आपको सुनना है वीडियो को, उसके बाद आपको रिवीजन दिए गए नोट से टेलीग्राम पर कर लेना है। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19वां, संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों का नामोल्लेख कीजिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल उर्विक, एलसी रेले, मेरी पार्कर फॉलेट तथा आर सेल्टन के नाम उल्लेखनीय हैं। यह सभी जो है संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हेनरी फ्योल के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? संगठन के हेनरी फ्योल के अनुसार 14 सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? पहले सर्वप्रथम कार्य का विभाजन किया जाए, अधिकार एवं उत्तरदायित्व सबको दिया जाए, अनुशासन बनाए रखें, आदेश की एकता हो, निर्देश की एक रूपता हो, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व दिया जाए, पारिश्रमिक अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए, केंद्रीकरण किया जाए, स्केल श्रृंखला अपनाई जाए। और अगला प्रश्न हमारा व्यवस्था, दूसरा है हमारा समता, 12वां है हमारा उसके बाद कर्मचारियों के पदों की स्थिरता, और 13वां है प्रेरणा, 14वां है सहयोग की भावना। ये कुल मिलाकर 14 सिद्धांत संगठन के हेनरी फ्योल ने दिए हुए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नौकरशाही के प्रमुख प्रकार बताइए। तो नौकरशाही का प्रथम प्रमुख प्रकार अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, गुण पर आधारित नौकरशाही। कुल मिलाकर 4 नौकरशाही के प्रकार होते हैं प्रमुख। अगला हम देखेंगे, नौकरशाही के 3 प्रमुख लक्षण बताइए। पहला लक्षण है, कानून व नियम में दृढ़ विश्वास होता है। प्रत्येक पद हेतु निर्धारित सत्ता होती है। सत्ता का आधार राज्य व शासन का कानून होता है। हर एक चीज़ बहुत ही साधारण भाषा में बताई जा रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नौकरशाही के प्रमुख दोष क्या हैं? नौकरशाही के प्रमुख दोषों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला दोष है लाल फीताशाही, दूसरा है गर्व की भावना, तीसरा है दक्षिणपंथी तथा रूढ़िवादी, चौथा है तानाशाही, पंचवा है हमारा अक्षरशः पालन जो लोग कर देते हैं, छठा है आकार में वृद्धि और कार्यकुशलता में कमी। ये सभी जो है नौकरशाही के प्रमुख दोषों के अंतर्गत आते हैं। मानव संबंध विचारधारा किस संगठन पर बल देती है? मानव संबंध विचारधारा जो है अनौपचारिक संगठन पर बल देती है। 25वां प्रश्न है, मानवीय संबंध को परिभाषित कीजिए। कीथ केविस के अनुसार मानवीय संबंध मनुष्यों का किसी एक कार्य स्थिति में इस प्रकार का एकीकरण है जिनसे उन्हें आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संतोष के साथ साथ उत्पादक एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 26 नंबर हमारा प्रश्न है, मानवीय संबंध अवधारणा की 2 विशेषताएं बताइए। मानवीय संबंध एक प्रक्रिया है और यह कार्यरत व्यक्तियों के अध्ययन पर आधारित होती है। कौन सी? मानवीय संबंध अवधारणा। अगला प्रश्न हमारा 27वां, मानव संबंधों के अवरोधक तत्व क्या हैं? मानव संबंधों के अवरोधक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? भाषा, दृष्टिकोण, पदोन्नति, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, विशेष मूल्य, अहंकारी प्रवृत्ति। ये सभी जो है मानव संबंध के अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि लोग भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, लोगों में विभिन्नताएं हैं, लोग अपने भाषा को जो है प्राथमिकता देने के लिए दूसरे भाषा के लोगों से दूरी बनाते हैं। यह मानव संबंध को खराब करती है। लोगों के दृष्टिकोण के कारण से मानव संबंध खराब होते हैं। लोगों की पदोन्नति हो जाती है तो मानव संबंध में दरार देखने को मिलती है। दिन प्रतिदिन विभिन्न घटनाएं हो रही हैं और लोगों की अहंकारी प्रवृत्ति सबसे बड़ी कारण है मानव संबंध को बेकार करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर, निर्णयन किसे कहते हैं? डॉक्टर जेसी ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन कहलाता है। अर्थात बहुत से विकल्प हैं। मान लीजिए ठंडी का समय है, आप हुडी खरीदने के लिए गए हैं, आपको दुकानदार ने 5 हुडी दिखा दिए, उनमें से किसी एक को आपने चूज किया और ख़रीद लिया, तो वही एक प्रकार से निर्णयन कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्व बताइए। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में संगठन के उद्देश्य आते हैं, संगठन की नीतियाँ, संगठन का नेतृत्व, प्रशासनिक परिस्थितियाँ,
विकल्पों का मूल्यांकन, अंतिम चयन, यह सभी जो हैं निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं? हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? निर्णय लेने की अवसर ढूंढना, कार्य के लिए संभावित विकल्प पहचानना, और तीसरा है विकल्पों में से किसी एक को चुनना। ये सभी जो है हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, पारिस्थितिकी उपागम क्या है? लोक प्रशासन और उसका परिवेश एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं और इस अंतःक्रिया की गतिशीलता की समझ जो है प्रशासन की संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए जरूरी है, और इस समझ को पारिस्थितिकी उपागम कहा जाता है। जैसे कि लोक प्रशासन जो है और उसका जो परिवेश है वह एक दूसरे को हमेशा प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, और इसी प्रक्रिया को किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं उसको समझना, और उसके समझने के लिए हमें विकसित करना जो है जिस दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है वह पारिस्थितिकी उपागम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्य कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है? मुख्य कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह से है जो किसी देश की प्रशासकीय व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। अगला प्रश्न हमारा, सफल कार्यपालिका के कोई 3 आवश्यक गुण बताइए। पहला है नेतृत्व की योग्यता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, तीसरा है आदर्श चरित्र। ये सभी जो है सफल कार्यपालिका के आवश्यक गुण माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुख्य कार्यपालिका के कोई 2 स्वरूप बताइए। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यपालिका के स्वरूपों के अंतर्गत आता है, मंत्रिमंडलात्मक या संसदात्मक कार्यपालिका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभिकरण का क्या तात्पर्य है? लोक प्रशासन में जिस वर्ग का कार्य नीति संबंधी कार्यों से होता है उसे हम सूत्र या अभिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर, स्टाफ अभिकरण का क्या आशय है? स्टाफ अभिकरण का आशय यह है कि इसके प्रधान अधिकारी को अपनी योजनाएं बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए अधिक नेत्र, अधिक कान, अधिक हाथ की आवश्यकता सहायता के लिए प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, आपको ये स्टाफ अभिकरण नहीं, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कैसे कान और आँख अधिक होने की आवश्यकता है। तो पूरे देश में केंद्र का सरकार है और वह जो है स्थानीय क्षेत्रों में जाकर हर एक जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं उसको समझ नहीं सकते, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ रहता है। उसी प्रकार वहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग जो भी सरकार के पार्ट होते हैं वह देखते रहते हैं समस्याओं को और उसका समाधान करते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूत्र अधिकरण के कोई 3 प्रकार बताइए। लोक निगम सूत्र अधिकरण का प्रकार है, शिखर प्रबंध और स्वतंत्र नियामकी आयोग। अगला हम देखेंगे, स्टाफ अभिकरण के कोई 2 कार्य बताइए। यह मुख्य कार्यपालिका को सलाह देता है और उसकी राय में क्या निर्णय किए जाने चाहिए यह देखता है। यह मुख्य कार्यकारी के समय की बचत करता है। अगला हम देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना का क्या उद्देश्य है? स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक हित में समता व न्याय की स्थापना करना है। इसका मुख्य कार्य अनुचित प्रतियोगिता को रोकना और उचित कीमत बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, स्वतंत्र नियामकी आयोग की कोई 2 विशेषता बताइए। यह आयोग जो होता है अर्ध व्यवस्थापकीय, अर्ध प्रशासकीय और अर्ध न्यायिक कार्य संपन्न करते हैं। कौन? स्वतंत्र नियामकी आयोग। आयोग की सत्ता को प्रभावशाली तथा स्वतंत्र बनाए रखने के लिए इन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर, निगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निगम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कारपोरेशन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ उनके समूह से है जो कानून द्वारा सूत्र में आबद्ध रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 42 नंबर, सार्वजनिक निगम की कोई एक परिभाषा दीजिए। डीमॉक के अनुसार हम देखेंगे सरकारी निगम जो होती है वही सार्वजनिक निगम जनता द्वारा संचालित ऐसा उद्योग है जो संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून द्वारा वित्तीय उद्देश्य के लिए किसी विशेष व्यवसाय को संचालित करता है, वही क्या कहलाता है? सार्वजनिक निगम अर्थात सरकारी निगम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टाफ अभिकरण के क्या कार्य हैं? स्टाफ इकाइयों का संबंध प्रशासन के संस्थागत या गृह प्रबंध संबंधी कार्यों से होता है। स्टाफ अभिकरण लाइन की योजना बनाने में सहायता देता है, परामर्श देता है तथा तथ्यान्वेषण के द्वारा उसको प्रत्येक प्रकार की सहायता पहुंचाता है। अगला प्रश्न, स्टाफ अभिकरण की परिभाषा दीजिए। डॉक्टर एल.डी. वाइट का मत है कि स्टाफ उच्च श्रेणी के अधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व एक प्रकार से
नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्टाफ के प्रकार बताइए। स्टाफ के कुल मिलाकर जो है 3 प्रकार होते हैं, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ या सहायक एजेंसियां। यह सभी जो है स्टाफ के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्टाफ की 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है स्टाफ मुख्य कार्यपालिका को सहायता करता है, कार्यभार को हल्का करता है, और दूसरा है स्टाफ समस्याओं का हल खोजता है। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर है, प्रत्यायोजन का क्या अर्थ है। FG मूरे के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों के कार्य का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर, प्रत्यायोजन प्रक्रिया के तत्व बताइए। प्रत्यायोजन प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व हैं, कौन कौन से। अधिकार प्रदान करना, कार्य नियंत्रण, उत्तरदायित्व निर्धारित करना अथवा जवाबदेही सृजित करना, और चौथा है प्रणाली की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे हम, सशर्त प्रत्यायोजन क्या होता है। जिस प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें लगी होती हैं उसे सशर्त प्रत्यायोजन कहते हैं। हर एक अच्छे से शब्द को आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, कुछ भी पूछा जाए आपसे तो आप अच्छे से उसका जवाब लिख पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अशर्त प्रत्यायोजन क्या होता है। अशर्त प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी के पास यह शक्ति नहीं होती कि वह अधीनस्थों के कार्यों को प्रत्येक स्तर पर देखता रहे। आपको बताया गया है कि 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसकी यह पहली है, सेकंड आपकी कल आएगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स टेलीग्राम पर दोनों महासंग्राम रिवीजन क्लासेस की आपको दी जाएंगी, तो आप वहां से लेके अच्छे से रिवीजन करिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, औपचारिक प्रत्यायोजन क्या होता है। जो प्रत्यायोजन संगठन के अधिकार सीमाओं के अनुसार किया जाता है उसे औपचारिक कहा जाता है, और जो अनौपचारिक क्या होता है। जो प्रत्यायोजन संगठन के अनुसार नहीं होता है, अर्थात अधीनस्थ अपनी स्वतः प्रेरणा से कार्य कर बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण प्रत्यायोजन किसे कहते हैं। पूर्ण प्रत्यायोजन का अर्थ होता है संगठन का सत्ताधारी अपनी शक्तियों को एजेंट के हाथों में सौंप दे। इस प्रकार के प्रत्यायोजन का उदाहरण देते हुए राजनयिक प्रतिनिधि का उल्लेख किया जाता है। जब एक देश दूसरे देश में अपना राजनयिक भेजता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रत्यायोजन। वह वहाँ पर यही कार्य करता है, प्रत्यायोजन का कार्य करता है। इस प्रकार से आपके जो भी सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बताए गए। नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए जो हाफ आपका सिलेबस है उसका बताया जाएगा। कल का वेट करें, अच्छे से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।